फाइनली बीजेपी ने एक साथ 195 कैंडिडेट्स जो कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं उनका ऐलान कर दिया है और इसके पीछे की राजनीति आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, बीजेपी ने पहली चुनावी लिस्ट में फोड़ दिया है बम। इतने लोगों के टिकट काटे हैं, यानी सांसदों के टिकट काटे हैं। और किन नए चेहरों को इस बार दाव खेला गया है उनके ऊपर, किन सांसदों को झटका रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। अब आप इसका एनालिसिस जानने वाले हैं कि किन बड़े नामों ने चौंका दिया है। दूसरा, किन सांसदों को किया गया है बाहर। तीसरा, कैसे पलटा उत्तर भारत का खेल। तो मैंने आपके लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत को डिवाइड कर दिया है। देखिए, राजनीति सिर्फ पन्नों से समझ में नहीं आती है, उसके लिए आपको इतिहास में भी झांकने की जरूरत होती है और वो मैंने आपके लिए करने की कोशिश की है। चौथा, दक्षिण में मोदी का क्या खेला है आपको पता है। दक्षिण में बीजेपी लगभग साफ है और दक्षिण में उसके लिए जीतना, बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है। और इस बार नया दाव खेला है, वो क्या है। पांचवा, 2019 में किन सीटों पर हारी थी बीजेपी और उन्हीं सीटों पर मैं आपको बता दूं 190 ऐसी सीटें थी जिस पे बीजेपी हार गई थी और आज 195 सीटों का ऐलान हो गया है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप हाइलाइट्स जानने वाले हैं और राजनीति समझने वाले हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जान लीजिए कि किन बड़े नामों ने चौंका दिया है। तो सबसे पहले तो है वाराणसी से मोदी। हालांकि पिछली बार भी वो यहीं से ही लड़े थे और तकरीबन 5 लाख वोटों से जीते थे। और किसको हराया था? समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को। दूसरी है नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने मीनाक्षी लेखी, जो पिछली बार 2 लाख वोटों से इसी सीट से जीती थी, उनका टिकट कटवा दिया है। और फिर से आप जान लीजिए कि जो फॉर्मल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, ये उनकी बेटी है और लीगल एडवाइजर यानी लीगल मामले में उनकी एक्सपर्टीज है। अब आगे बढ़ते हैं गांधीनगर, जो कि गुजरात में है, वहां से अमित शाह लड़ रहे हैं और पिछली बार तकरीबन 5.5 लाख वोटों से वो जीते थे। तिरुवनंतपुरम में आइए, जहां पे बीजेपी ने जो वहां पर ऑलरेडी सांसद थे उनका टिकट काटकर किसको टिकट दिया है? राजीव चंद्रशेखर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और ये किसकी टिकट है? शशि थरूर, जो पिछली बार तकरीबन 1 लाख वोटों से जीत गए थे। तो राजीव चंद्रशेखर की लड़ाई शशि थरूर के साथ है। फिर आ जाइए गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने केपी यादव यानी कृष्णपाल यादव का टिकट काट दिया है। और ये वही कृष्णपाल यादव हैं जो तकरीबन 1,25,000 वोटों से जीते थे। और ये भी कहा जाता है कि कृष्णपाल यादव जो हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेले हैं। फिर आ जाइए विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, जो कि एमपी में सीएम से अब डायरेक्ट आ गए हैं लोकसभा चुनाव लड़ने। तो शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है और इन्होंने किसका टिकट काटा है? रमाकांत भार्गव का। और ये वही रमाकांत भार्गव हैं जो 2019 में तकरीबन 5 लाख वोटों से इतने मार्जिन से जीते थे। फिर आइए राजस्थान में अलवर में महंत बालकनाथ यादव का टिकट काटकर भूपेंद्र यादव को दिया गया है। और महंत बालकनाथ यादव कितने वोटों से जीते थे? 3,29,000 वोटों से। तो आप ये भी देख लीजिए, जो ये टिकट दिए गए हैं वो इसलिए नहीं दे, ये जितने भी टिकट दिए गए हैं सारी जीती हुई सीटों पे दिए गए हैं और अच्छे खासे मार्जिन से वहां के नेता जीते थे। तो अब विपक्ष तो ये भी कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये सांसद नाराज होके कहीं पार्टी चेंज कर ले। आगे बढ़ते हैं अमेठी से स्मृति ईरानी। आपको पता है राहुल गांधी से उनका मुकाबला है। पिछली बार वो 55,000 वोटों से जीत गई थी। मथुरा से हेमा मालिनी, उन्होंने भी आरएलडी के 2 लाख या तकरीबन आप मान लीजिए 3 लाख वोटों से आरएलडी के एक नेता को हराया था। अगला आ जाइए लखीमपुर खेरी, यहाँ से टिकट दिया गया है वापस से अजय मिश्रा टेनी को। आपको याद होगा लखीमपुर वायलेंस, इन्हीं के बेटे पे ये आरोप थे कि उन्होंने किसानों की यानी उनको रौंद दिया था। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने, और किसानों की तो मांग थी कि हमें न्याय चाहिए, आप वहां से उनके सांसद को हटाओ और जो इनके बेटे थे आशीष मिश्रा उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। लेकिन किसानों की मांग पर बीजेपी ने कुछ भी गौर नहीं किया है और वापस से अजय मिश्रा टेनी को यहाँ से टिकट दे दिया है। लखनऊ से राजनाथ सिंह है, जो कि पिछली बार भी तकरीबन 4 लाख वोटों से जीते थे। गोरखपुर से रवि किशन, जो पिछली बार 3 लाख वोटों से जीते थे। अगला आप आ जाइए आजमगढ़ से निरहुआ को रिपीट किया गया है बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के खिलाफ। और पिछली बार अखिलेश यादव के खिलाफ मतलब अखिलेश निरहुआ से 3 लाख वोटों से जीते थे। तो इस बार शायद ही वो वापस जीत पाए। अब आप थोड़ा बंगाल की तरफ आ जाइए। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाई यानी सोमेंदु अधिकारी को कांती से टिकट दिया गया है।
आसनसोल में बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है। एक तरफ शायद हो सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, आप सभी उनको जानते हैं, और बीजेपी ने अब पवन सिंह जो कि भोजपुरी एक्टर और सिंगर है, उनके खिलाफ आसनसोल बंगाल से, अब देखिए इन दोनों की दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी कि दीदी के गढ़ में भोजपुरी एक्टर अब क्या कमाल करते हैं। आगे बढ़िए, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये शत्रुघ्न सिन्हा का गढ़ माना जाता है। अब शत्रुघ्न सिन्हा और आसनसोल में पवन सिंह की टक्कर होने वाली है। अब आप जल्दी से देख लीजिए कि आखिर किन नेताओं को झटका दे दिया है बीजेपी ने। तो सबसे पहले तो आइए सीट नई दिल्ली, मौजूदा सांसद वहां से है मीनाक्षी लेखी, और अब जो उम्मीदवार बनाई गई हैं वो है बांसुरी स्वराज यानी सुषमा स्वराज की बेटी। आगे आइए सीट चांदनी चौक, मौजूदा सांसद यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया गया है, और 2024 के उम्मीदवार कौन है? प्रवीण खंडेलवाल। और मैं आपको बता दूं, व्यापार के मामले में और इकोनॉमिक्स के मामले में ये एक्सपर्ट हैं। आगे बढ़िए, दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी जो कि अभी मौजूदा सांसद हैं, और आपको पता है कंट्रोवर्सी से घिरे हुए रहे हैं। रमेश बिधूड़ी का गाली वाला कांड आपको याद होगा, तो अब उनको हटा के, मतलब बीजेपी ने जितने भी कंट्रोवर्शियल नेता है उनका पत्ता काट दिया है, और अब रामवीर बिधूड़ी को टिकट दे दिया है। आगे बढ़िए, पश्चिम दिल्ली से प्रवेश सांसद हैं अभी मौजूदा, और उनका टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को दे दिया है। आगे बढ़िए, भोपाल में साध्वी प्रज्ञा, अगेन कंट्रोवर्शियल, साध्वी प्रज्ञा की कंट्रोवर्सीज आपने सुनी होगी, तो बीजेपी ने रिस्क नहीं लिया है बिल्कुल भी, और 2024 में आलोक शर्मा को इधर से कैंडिडेट बनाया है। अगले हैं हजारीबाग के मौजूदा सांसद जयंत सिन्हा, और आज लिस्ट आने से पहले सुबह ही उनका ट्वीट आया था कि जेपी नड्डा जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पॉलिटिकल ड्यूटीज से मुझे रिहा कर दीजिए। तो शायद वो इसलिए ही था क्योंकि इनका टिकट कटने वाला था, इनको पता था, तो इन्होंने पहले ही ट्वीट करके बता दिया कि मैं खुद ही रिजाइन देता हूं। तो अब जो इनकी जगह पे दिया गया है वो है मनीष जायसवाल। आगे आइए, गुना से कृष्णपाल यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, और विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। तो इन नेताओं को, बड़े नेताओं को इस बार बीजेपी ने झटका दे दिया। अब अगला आप देख लीजिए कि कैसे पलट गया है उत्तर भारत का खेल, और बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट से क्या संकेत देने की कोशिश की है। तो देखिए, यूपी में 51 सीटों का ऐलान हुआ है, छत्तीसगढ़ में 11, दिल्ली में 5, गुजरात में 25, जम्मू और कश्मीर में 2, झारखंड में 11, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 15 और उत्तराखंड में 3, जिसमें से यूपी में ज्यादातर यानी 45 सीट्स पे तो नाम रिपीट हैं, और कुछ जैसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी हार गई थी, जैसे कि कौन सी सीट दी, देखिए श्रावस्ती, जौनपुर, नगीना और अंबेडकर नगर, इन चारों पे नए चेहरे को बीजेपी ने इस बार मौका दिया है। अब आप कुछ आंकड़े भी देख लीजिए कि कितनी सीट्स आई हैं, 195, कितनी इसमें महिलाएं हैं, 28, और इसमें जो 50 साल के नीचे के लोग हैं यानी नेता हैं उनको 47, आप उनको यूथ की कैटेगरी में डाल लीजिए क्योंकि वो 50 के नीचे हैं, तो 47 ऐसे नेता हैं जिनको मौका मिला है, यूथ नेताओं को। अब एससी यानी शेड्यूल कास्ट, उसमें 27 लोगों को, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब जिसमें 18 को, और ओबीसी 57। तो देख रहे हैं कि जो विपक्ष ने जाति जनगणना, जाति के नाम पर इतनी राजनीति कर रखी है, तो बीजेपी ने इससे संकेत साफ कर दिया है कि भैया हमने 57 ओबीसीज को टिकट दिया है, 18 और 27 अनुसूचित जनजातियों को दिया है। अब चौथा है कि आखिर दक्षिण भारत में मोदी ने इस बार क्या खेल खेला है, क्या दाव खेला है। देखिए, बीजेपी की हालत साउथ इंडिया में बहुत ही खराब है, ये हम सबको पता है, और यूजुअली आपको नॉर्थ की पॉलिटिक्स के बारे में तो पता होता है, लेकिन साउथ की पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं पता होता है। गोवा से शुरू करती हूँ। गोवा में 2 सीटें हैं जिसपे एक पर उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है बीजेपी ने, और मैं आपको बता दूं वो एक वही सीट है जिसपे पिछली बार बीजेपी जीती थी, लेकिन दूसरी जिसपे कांग्रेस जीत गई थी उस पर अभी तक उम्मीदवार नहीं आया है। केरल में 20 नाम सामने आए हैं क्योंकि उधर सीटें ही 20 है, और आप इसमें एकदम आपको हैरानी होगी कि इसमें सिर्फ 2 नाम ही सेम रखे गए हैं, बाकी सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं 18 के 18 उनको चेंज कर दिया गया है, और सिर्फ 2 मौजूदा सांसदों को टिकट दी गई है। और अगर मैं आपको केरल का नतीजा बता देती हूँ 2019 का, तो उसमें ये हुआ था, कांग्रेस ने इन 20 सीटों में से 15 सीटें जीती थी, आईयूएमएल ने 2 सीटें जीती थी, सीपीआईएम ने 1, केसीएम ने 1, आरएसपी ने 1, मतलब बीजेपी तो खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब इस बार जो कैंडिडेट्स चेंज किए हैं उससे क्या हो पाता है वो तो आगे पता चलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 195 सीटों में से सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को इस लिस्ट में जगह मिली है बीजेपी की। नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम,
जिन्हें केरल के मलप्पुरम से टिकट मिला है। 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में अब्दुल सलाम मलप्पुरम जिले की ही तिरूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि तब उन्हें सिर्फ 9,000 वोट मिले थे और वो नंबर 3 पर रहे थे। जीते थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के कुरकोली मोहिद्दीन। नंबर 2 पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के गफूर लिलिस रहे थे, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से अब्दुल सलाम पर भरोसा जताते हुए उन्हें मलप्पुरम से उतारा है। 68 साल के अब्दुल सलाम ने इससे पहले 2011 से 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वो रह चुके हैं। अब देखिए तेलंगाना में 9 नाम की कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ है और इसमें आप देखिए 2 तो सेम ही है, मतलब 2 सांसद जो पिछली बार भी थे, इस बार भी टिकट मिला है, और 5 ऐसे हैं जिनको टिकट मिला है वो तो पिछली बार रनर अप की लिस्ट में भी नहीं थे। तो देखिए दक्षिण में कितना बुरा हाल है बीजेपी का। और इसमें एक और चीज देखने को मिलती है कि ओवैसी की जो सीट है हैदराबाद, उसमें जो बीजेपी की कैंडिडेट लड़ने वाली हैं वो है डॉक्टर माधवी लता। तो इसमें एक हमें ये चीज देखने को मिली है। तो 3 नाम तो सेम हैं, जी किशन रेड्डी, अरविंद धर्मपुरी और बंदी संजय कुमार, लेकिन बाकी अदला बदली हुई है। और अगर मैं आपको तेलंगाना के पिछले बार के नतीजे बताती हूँ तो 17 यहाँ पर टोटल सीटें हैं। BRS यानी केसीआर की पार्टी, पिछली बार उन्होंने 9 जीती थी, बीजेपी ने 4 जीती थी, कांग्रेस ने 3 जीती थी और AIMIM ने सिर्फ 1, और वो भी ओवैसी हैदराबाद से जीते थे। और आप एक और चीज जान लीजिए कि अब तो तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं अब तो वो कांग्रेस का गढ़ हो गया है, क्योंकि तेलंगाना में किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि कांग्रेस इतने भारी बहुमत से जीत जाएगी। और जब जीत गई तो अब कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी क्या कमाल करेगी, ये सबको देखना। और 5वां देख लीजिए कि 2019 में किन सीटों पर हारी थी बीजेपी। तो देखिए कुल मिलाकर ऐसी 190 सीट थी। मैं अभी आपको एनडीए की बात बता रही हूँ जो एनडीए नहीं जीत पाई थी, और आज जो लिस्ट आई है वो 195 सीट्स की आई है। और आप ये देख लीजिए कि अगर टोटल मैं आपको नतीजे बता देती हूँ 2019 के ओवरऑल, अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। टोटल 543, बीजेपी ने जीती थी 303, और इस बार का उनका टारगेट है 370 लाना है। कांग्रेस ने 52, एनडीए अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो 353, और इस बार क्या है टारगेट बीजेपी का, 400 पार। यूपीए ने कुल मिलाकर जीती थी 91 और अदर्स के खाते में आई थी 98। तो देखिए बीजेपी ने अपना पहला तीर चला दिया है 195 कैंडिडेट्स का। अब विपक्ष क्या करता है वो देखना बाकी है। तो देखिए अभी तो सिर्फ 195 सीट्स का ऐलान हुआ है, उसमें ही पता चल रहा है कि बीजेपी की तैयारी क्या है। और अब सवाल विपक्ष पे उठ जाता है, यानी इंडिया गठबंधन पे उठ जाता है कि आपकी सीट शेयरिंग का है, आपके कैंडिडेट्स के नाम क्या है। तो अब तमाम ये सवाल उठने लगेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और बीजेपी ने दिखा दिया है कि हमारी तैयारी एकदम पूरी हो गई है। बाकी के लिस्ट भी जल्दी ही आ जाएगी। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।